देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट में फिर आपका शुरुआत किया जाए उसको लिखवाना भी प्रपोजल आपका शुरू किया गया था और प्रपोजल में जो छोटी छोटी बातें हैं उसको पहले देखा जाए फिर एक बार बेयर एक्ट शुरू बेयर एक्ट आपका उठाते हैं। एक सामान्य बातें प्रपोजल में हमने बता रखी थी केस ओस कुछ बताना है और अभी आपका प्रपोजल के प्रकार इत्यादि बताना है। देखिए आपका बताया गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट का या संविदा का जो प्रथम चरण होता है या प्रथम स्टेप होता है वह आपका प्रपोजल होता है। इसमें आपका कुछ बातें बताई गई कुछ ही बाकी हैं। देखिए फिर एक बार दोहरा दिया जाए और जो बातें बाकी हैं उसको भी बता दिया जाए। आपका पहली बात ये बताई गई कि जो प्रपोजल होता है वह एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को किया जाता है यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करता है। यहाँ मैं व्यक्ति भी बताया था कि जो यहाँ व्यक्ति की पर व्यक्ति शब्द आया है यहाँ आपका नेचुरल पर्सन भी और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों शामिल हैं यानी कि हम लोग हैं प्राकृतिक व्यक्ति और जो कंपनी संगम या समूह है वह आपका आर्टिफिशियल या बनावटी व्यक्ति हैं। ये आपका दोनों इसमें शामिल हैं यानी कि प्रपोजल कोई कंपनी भी कर सकती है आपका समूह भी कर सकता है संगम भी कर सकता है कारपोरेशन या निगम भी कर सकता है और प्राकृतिक व्यक्ति भी। प्रपोजल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। देखिए अभी लाइट आने दीजिए अब क्या किया जाए थोड़ा गर्मी में भाई। अब अलग अलग है नहीं पढ़िए थोड़ा देर भाई गर्मी में क्या किया जाए दरवाजे पर बैठ जाइए कुर्सी लगा के दरवाजे पर बैठिए थोड़ी देर। देखिए आगे भाई इसके बाद आपका बताया गया था कि प्रपोजल अब कैसे किया जाएगा तो प्रपोजल का जो मेथड या ढंग दिया गया है वह सेक्शन 3 में दिया गया है यानी कि जो प्रपोजल करने वाला है या तो कोई एक्ट करे या आपका कोई एक्ट न करे यानी कि या तो कोई कार्य करे या लोप करे यानी कि कोई एक्ट करे या ओमिशन करे जिसके द्वारा उसका इरादा ये हो कि हम प्रपोजल कर रहे हैं यानी कि कार्य या लोप द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद आपका बताया गया कि प्रपोजल को कम्युनिकेट करना पड़ेगा संसूचित करना पड़ेगा यानी कि जो व्यक्ति प्रपोजल कर रहा है यह आवश्यक है कि उस प्रपोजल को दूसरे व्यक्ति को संसूचित करे कम्युनिकेट करे अर्थात दूसरे व्यक्ति को बताए। अब यहाँ आपका पहला के जो याद रखना है जो पूछा भी जाता है ए ने आपका बी से प्रपोजल किया ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि बी इस प्रपोजल का की सूचना मन ए इस प्रपोजल की सूचना बी को दे। अब इसमें जो पहला केस आपका बताया गया कि लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के वाद में आपका ये प्रश्न उठा था कि क्या बिना प्रपोजल के नॉलेज के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बनर्जी ने कहा कि बिना प्रपोजल के ज्ञान के आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते यानी कि पहले प्रपोजल का नॉलेज हो और तब आप क्या कर सकते हैं आपका एक्सेप्ट। बिहार में भी ये क्वेश्चन बना था अभी हम इसका प्रकार बताएंगे यानी कि प्रपोजल के प्रकार से जाकर बना था सेम इसी उदाहरण पर बना था कि ए का भतीजा खो जाता है ए प्रपोजल करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा 501 रुपया इनाम दिया जाएगा। ये प्रपोजल किस प्रकार का है प्रपोजल का प्रकार में जाकर पूछा गया था। तो ये जो प्रपोजल है ये जनरल ऑफर है यानी कि लोक प्रस्तावना या साधारण प्रस्तावना है
और कोई भी समाज का व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। अगला देखिए आपका, आगे ये बताया गया कि अगर प्रपोजल में कोई कंडीशन है, कोई शर्त लगी है, तो प्रपोजल कर्ता का ये कर्तव्य है कि उन शर्तों को प्रपोजल के समय ही बी को बता दे। अगर ए ने प्रपोजल में कंडीशन लगाई, उस कंडीशन को नहीं बताया, तो बी बाद में उस कंडीशन या शर्तों से बाध्य नहीं होगा। और ए द्वारा उन शर्तों की रीजनेबल या उचित सूचना बी को दिया जाना भी आवश्यक है। यानी कि अगर ए प्रपोजल करता है, कोई कंडीशन या शर्त उसमें है, तो ए का कर्तव्य है कि वह किसको शर्त की सूचना दे दे। ऑन करिए लाइट, सब कूलर ऑन करिए तो आप, हाँ देखिए आपका बैठे भाई, अंदर बैठे आप लोग, आगे लाइट। देखिए आपका ये बताया गया था, इसमें एक दो केस अभी हम लिखवाएंगे, मैंने लिखवाया जाएगा, इसको आगे बढ़ा जाए। ये अगर प्रपोजल कर रहा है, तो अगला प्रश्न ये उठता है कि जो शर्तें ए ने लगाया है, अगर वे शर्तें इमोरल या अनैतिक हैं, या पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति के विरुद्ध है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर इस शर्त लगाता है और वह शर्त लोक नीति के अगेंस्ट है, तो क्या भी उन शर्तों को मानने के लिए बाध्य है कि नहीं, तो आप कहेंगे बाध्य नहीं है। इस पर कम से कम एक केस देखना है, लिली व्हाइट बना मुनु स्वामी का कोट वाला मैं उदाहरण बताया था कि मान लीजिए एक व्यक्ति लॉन्ड्री में कोट धुलने के लिए दिया, और ये रसीद में लिखा था कि अगर कोट भूल जाएगा तो केवल कीमत का हम कितना परसेंट वापस करेंगे, 50। अब न्यायालय ने इस कंडीशन को, इस शर्त को क्या माना, वाइड, और पूरा पैसा वापस कराया और कहा कि ये भले शर्त लगी हो, लेकिन ये शर्त आपका पब्लिक पॉलिसी के या लोक नीति के क्या है, विपरीत। इसके बाद हमने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति केवल इच्छा का इजहार करता है, अपना डिजायर व्यक्त करता है, तो वह प्रपोजल नहीं माना जाएगा। और इसमें भी केस याद रखना है, तो विक्स बनाम टाइवाल्ड। विक्स बनाम टाइवाल्ड के बाद में एक व्यक्ति दूसरे के साथ टहल रहा था और अपनी इच्छा व्यक्त किया था कि जो व्यक्ति मेरी पुत्री से विवाह करेगा, मैं उसे इतना पैसा दूंगा। ऐसी दशा में ये प्रपोजल नहीं माना गया, क्योंकि ये मात्र इच्छा का क्या था, इजहार। अगला ये अगर लोग, अब यहाँ आपका अगला ये है कि इंटेंशन पर देखा जाता है। अभी आपका कई जगह ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, इस संविदा के लिए क्या यह आवश्यक है कि प्रपोजल जब किया जाए, तो संविदा करने का इंटेंशन या संविदा करने का आशय हो। इस विषय पर आपका प्री में भी क्वेश्चन बनता है, इसको हम लिखवाएंगे भी अच्छे से, केस सहित दो केस इस पर देखना है। इंग्लैंड में यह आवश्यक है, निसेसिटी है, अनिवार्य है कि प्रपोजल करते समय या एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते समय प्रपोजल को आपका प्रपोजल कर्ता का यह इरादा होना चाहिए कि वह संविदा करे। यानी कि संविदा करने का इरादा या आशय होना आवश्यक है, ये इंग्लैंड में। यानी कि इंग्लैंड में यह आवश्यक है कि संविदा के लिए संविदा करने का इरादा होना चाहिए। और इसी पर आपका केस भी देखना है। पहला केस आता है डार्लिंगटन बनाम डार्लिंगटन का, और पूछा गया भाई आपका एलएलएम में भी और जे में भी, इसको भी अच्छे से याद करना है कोटेशन।
डार्लिंगटन बनाम डार्लिंगटन के वाद में जस्टिस स्टोवेल ने कहा कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर पक्षकारों का इरादा विधिक संबंध सृजित करने का नहीं है, अर्थात संविदा करने का इंटेंशन नहीं है, तो ऐसी दशा में वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इरादा महत्वपूर्ण है। यानी कि हंसी मजाक की चीज नहीं है, फालतू समय की मजाकबाजी यानी कि हंसी मजाक की चीज नहीं है संविदा। क्योंकि जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा, दोनों पक्षकार क्या होंगे, अपने अपने वचनों से बात। आपका सुख दर्शन दयाल का केस आता है, यानी कि ये भी केस काफी महत्वपूर्ण है आपका सुख दर्शन का। पिछली बार आपका इसके पहले बीएचयू एलएलएम में पूछा गया था, इस बार नहीं, इसके पहले वाले में लाउड स्पीकर पर पूछा गया था कि जो लाउड स्पीकर से हो हल्ला किया जाता है, अगर उसे स्वीकार कर लिया, क्या वह प्रपोजल होता है कि नहीं। तो आपका अच्छे से सुख दर्शन दयाल का केस याद रखना है। इसमें ये कहा गया कि देखिए इसमें हुआ क्या था, भाई लिखवाते समय पूरा नाम लिखवाएंगे अभी। आपका फ्लैट बेचा जा रहा था, मैंने जमीन बेची जा रही थी और बेचने वाले लाउड स्पीकर लगाए थे। लाउड स्पीकर लगाकर ये चिल्ला रहे थे कि जल्दी जमीन खरीदिए, जल्दी खरीदिए, और बीच में पार्क के लिए एक स्थान माने इतना वर्ग जमीन छोड़ी जाएगी। जब लोगों ने जमीन खरीद लिया, तो वह पार्क के लिए जो जमीन छोड़ी जानी थी, वह जमीन भी बेच दी गई। अब लोग मुकदमा किए कि हजूर ये लाउड स्पीकर से हो हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि पार्क के लिए जमीन छोड़ेंगे, इन्होंने प्रपोजल किया, हम लोगों ने प्रपोजल को स्वीकार करते हुए इस आधार पर आपका कह सकते हैं कि हम लोगों ने प्लाट खरीदा है, अतः इन्हें बाध्य किया जाए अपने वचन से कि ये पार्क के लिए जमीन छोड़ें। कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो लाउड स्पीकर से जो चिल्लाया जाता है, वह हल्ला गुल्ला के अलावा या बिक्री को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं है। अतः ये प्रपोजल नहीं है, बल्कि बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ये लाउड स्पीकर से क्या किया जा रहा था, बोला जा रहा था। तो इसी का आपका जो रूप घुमाकर पूछेगा, तो आप जैसे ही लाउड स्पीकर से दे कहीं भी ऑप्शन आए, तो आप प्रपोजल न मानिएगा उससे, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है बता दिया है। अब भारत में आइए, क्या भारत में संविदा के लिए संविदा करने का आशय इंटेंशन होना आवश्यक है कि नहीं, इस विषय पर एक तो सुखदर्शन लाल का हमने केस बताया, दूसरा आपका राजा मुदलियार का केस है। मुदलियार के केस में फिर एक बार दोनों केसों को देखिए। सुखदर्शन लाल के केस में ये बताया गया कि संविदा के लिए भारत में संविदा करने का इरादा होना आवश्यक है। लेकिन मुदलियार के केस में जो 1995 बाद में आया, इस पॉइंट को बदल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बता दिया कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का इरादा होना आवश्यक नहीं है। तो जो प्री में अब तक का क्वेश्चन बना है वो भी देख लिया जाए। क्या भारत में संविदा के लिए संविदा का आशय होना आवश्यक है कि नहीं, तो आप मारिएगा कि संविदा का इंटेंशन होना आवश्यक नहीं है। और इंग्लैंड में हमने क्या बताया, एक लाइन में है, तो इसको लिखवाते समय थोड़ा डिटेल और किया जाएगा, आगे बढ़ा जाए भाई आपका। अगला ये है कि जो भी प्रपोजल किया जाता है
वह किसी एम के लिए किया जाता है, किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, अर्थात किसी पर्पज के लिए किया जाता है। तो स्पष्ट बेयर एक्ट में ही दिया है कि प्रपोजल क्यों किया गया है। तो जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है उससे किसी कार्य को करने या कार्य से प्रवृत्त रहने मतलब न करने की क्या पाने के लिए रजामंदी। यानी कि ए ने बी से प्रपोजल किया है तो ए का पर्पज ये है कि किसी कार्य को करने या न करने की हम रजामंदी पालें। किससे पालें? बी से। तो ये बी पर नहीं चला जा रहा है, अभी केवल किस पर चला जा रहा है? ए पर। अगला नियम ये आया कि जो भी प्रपोजल होना चाहिए वह आपका सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इस पर भी मैं बताया था और इस पर आपका दो केस भी हमने बताया था। मैंने एक तो गुथिंग बनाम लिन का केस था जो जिसे आपका मैं बता चुका हूँ भाई, घोड़ा वाला केस कहा जाता है। ये जरूर याद रखिए। यानी कि गुथिंग बनाम लिन का केस आता है। इस केस में ये हुआ कि अगर घोड़ा भाग्यशाली निकला तो 5 पाउंड मैं अधिक दूंगा। तो भाग्यशाली निकलेगा कि नहीं ये सर्टेन नहीं है, अतः ये एग्रीमेंट ही शून्य है। और संविदा अधिनियम का सेक्शन भी पकड़ना है 29। यानी कि बहुत आपका क्वेश्चन 29 से बनता है और इसको मैं डिटेल में भी बताया था। इस प्रकार जो प्रपोजल हैं, एक जो सामान्य बातें प्रपोजल की मैंने मुख्य मुख्य बातें थी, भाई पूरा पढ़ाना संभव नहीं। मैं बता दूं जितनी किताबों में है उतना पढ़ाना किसी भी हाल में संभव नहीं है, 3 दिन लग जाएगा। तो जो कंपटीशन में आ सकता है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसी को इसमें पढ़ाया गया। अब आइए देखा जाए प्रपोजल के काइंड्स ऑफ प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल के प्रकार। प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बनता है, प्रकार से आपका केस भी बना है, आपका प्रकार के बारे में पूछा भी जाता है। तो आइए, यानी कि प्रपोजल कैसे कैसे किया जा सकता है, तो एक एक करके काइंड्स ऑफ प्रपोजल को समझिए। इसमें केस भी आपका है। पहला हम बता रहे हैं एक्सप्रेस, यानी कि अभिव्यक्त, एक्सप्रेस प्रपोजल। दूसरा इसी में हम बताएंगे इम्प्लाइड, यानी कि विवक्षित, इम्प्लाइड प्रपोजल। फिर आपका तीसरा हम बताएंगे विशिष्ट, स्पेसिफिक प्रपोजल। चौथा बताएंगे जनरल प्रपोजल, यानी कि सामान्य प्रपोजल या लोक प्रस्थापना भी कहा जाता है। पांचवा हम बताएंगे क्रॉस प्रपोजल। पहले करके देखिए प्रपोजल के। इसके बाद आपका काउंटर प्रपोजल, यानी कि प्रति प्रस्ताव। प्रति प्रस्ताव ही ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में। आपका जो पिछली बार एल भाई क्वेश्चन भी बता दिया जाए आपका, तब आगे बढ़ा जाए। इसमें जो आपका पूछा गया है क्वेश्चन, एक तो केस पूछा जाता है, कम से कम 3-4 केस याद रखेंगे। पहला जो लीडिंग केस है, कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, ये आपको अच्छे से जानना है। दूसरा जो पूछा गया था बम्पर हाल पेन BHULL में, आपका वो जानना है। हाइट बनाम रेंज का केस, यानी कि आपका 4-5 केस हम बताएंगे। काउंटर ऑफर पर भी केस बताया जाएगा, लेकिन एक एक करके शुरुआती दौर से देखिए। केस तो भाई 4-5 आपका बीच में बताया जाएगा जो लगातार कंपटीशन में कहीं ना कहीं आ रहा है, चाहे वो LLM हो या आपका सिविल जज का हो। अब एक एक करके देखिए। पहला हम बता रहे हैं एक्सप्रेस प्रपोजल, यानी कि कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने अभिव्यक्त रूप से प्रस्थापना की है या एक्सप्रेस रूप से
प्रपोजल किया है। तो जब कोई व्यक्ति अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा या लिखित रूप में किस प्रपोजल करता है तो उस प्रपोजल को एक्सप्रेस या अभिव्यक्त प्रस्थापना कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से प्रपोजल कर रहा है, या तो ए अपने मुख से बोलकर कर रहा है। जैसे एक उदाहरण, ए बी से कहता है कि हे बी, मैं 50 किलो चावल 10 रुपया किलो के हिसाब से तुम्हें बेचना चाहता हूँ। यदि तुम रजामंद हो तो अपनी अनुमति संज्ञापित करो, यानी कि अपनी रजामंदी बता दो। तो ये जो ए ने प्रपोजल बी को किया है, ये किससे बोल ओरल किया है, मौखिक किया है, यानी कि मुख से बोल कर किया है। तो इस प्रपोजल को हम क्या कहेंगे? आपका एक्सप्रेस। तो जो मौखिक बोलकर किया जाए ओरल रूप से, फिर याद रखे उसको भी एक्सप्रेस। और जो रिटेन में किया जाए, रिटेन मतलब ए एक पत्र लिखता है, बी को भेजता है और ये उसमें लिखता है कि हे बी, मैं तुम्हें 20 किलो चावल 20 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचना चाहता हूँ। अगर तुम रजामंद हो तो अपनी अनुमति संज्ञापित करो, अपनी रजामंदी बता दो। तो ये भी प्रपोजल कैसा कहा जाएगा? एक्सप्रेस। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन में समझिए कि जो प्रपोजल ओरल रूप से किया जाए या रिटेन में किया जाए, उस प्रपोजल को ही हम एक्सप्रेस प्रपोजल या अभिव्यक्त प्रस्थापना कहते हैं। दूसरा आ जाइए आपका विवक्षित प्रस्थापना। विवक्षित को हम कहते हैं इम्प्लाइड, इसको भी अच्छे से जानना है। विवक्षित प्रस्थापना क्या होती है? तो जो प्रपोजल तो किया जाता है लेकिन न तो ओरल किया गया, यानी कि न तो मुख से बोलकर किया गया और न ही लिखित में किया गया। तो आप जब भी पूछा जाए कि इम्प्लाइड प्रपोजल क्या होता है, तो बस एक लाइन जवाब दीजिएगा कि जो प्रपोजल बाय कंडक्ट किया जाता है, यानी कि जो प्रस्थापना, जो ऑफर, जो प्रस्ताव आचरण के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका मतलब कि हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, खान पान आपका इत्यादि, ये कंडक्ट है व्यक्ति का, ये आचरण है। तो पहले तो कंडक्ट समझिए। कंडक्ट का मतलब आपका एपीओ में भी पूछा गया है। जो ये आचरण है या जो ये हाव भाव है या कंडक्ट है, ये आपका पहले एविडेंस में हमें देखना है, फिर आपका कह सकते हैं सीआरपीसी में, और फिर आपका जो हमें देखना है एविडेंस सीआरपीसी, और आपका फिर कंडक्ट आपका इसमें भी देखना है कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए आपका एपीओ में कोरिलेट करके पूछा गया था। जो ये कंडक्ट या आचरण होता है, आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में रेलेवेंट है। आपका पिछली बार एमपी में आया कि प्रीवियस कंडक्ट रेलेवेंट है कि सब्सिक्वेंट की दोनों, यानी कि घटना का पूर्ववर्ती आचरण की घटना का पश्चातवर्ती आचरण की दोनों, ये पूछा गया। तो कौन सा आचरण सुसंगत या उचित माना गया है साक्ष्य में? दोनों। तो एक एक उदाहरण देखिए दोनों पर भाई। पहले घटना के पूर्व का आचरण, यानी कि प्रीवियस कंडक्ट देखा जाए, घटना के पहले उस इलाके में रेकी करता हुआ वह देखा गया था, या घटना के पहले आपका चाकू में धार लगाते हुए देखा गया था, या घटना के पहले बंदूक साफ करते हुए देखा गया था, या उस रास्ते से कई बार
आते जाते देखा गया था, तो ये घटना का पहले का कंडक्ट है कि बाद का? पहले का। और घटना के बाद का कंडक्ट सभी लोग जानते हैं कि जब घटना घट गई और आपका लोग दुकान पर, चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, वहीं पंचौरा शुरू हो गया, यानी कि एक चौरा, दो चौरा, तीन चौरा, आपका पंचौरा हो गया। पंचौरा में ये बातें आई कि कल जो घटना घटी थी, अभियुक्त को खोजने के लिए पुलिस इधर ही आ रही है। तो एक व्यक्ति आधी कप चाय पिया था और आधी धीरे से रखकर और गुपचुप तरीके से वहां से गायब हो गया। तो बताइए, अगर कोई व्यक्ति घटना के बाद गायब हो जाता है तो उसका कौन सा कंडक्ट माना जाएगा? घटना के बाद गायब होता है, पश्चातवर्ती, सब्सिक्वेंट। इससे एक इंडिकेशन मिलता है, अनुमान मिलता है कि हो सकता है कि इसने घटना कारित की हो, लेकिन इस अनुमान का वह खंडन कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और धारा 8 एविडेंस में आचरण उसका सुसंगत खंडन करेगा, तो सेक्शन 9 एविडेंस में दिखा सकता है कि अर्जेंट काम आ गया, इसलिए आधी कप चाय छोड़कर जानी पड़ी, मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार नहीं हुआ। तो अलग बात है, यानी कि कंडक्ट। दूसरा जो आपका कंडक्ट पूछा जाता है कि आपका जो विटनेस होता है, यानी कि जो साक्षी होता है, उसका डिमैनर, यानी कि भाव भंगी, ये आपका पूछा जा चुका है। तो जो साक्षी का भाव भंगी है वह सीआरपीसी की धारा 280, यानी कि जब वह गवाही दे रहा था तो कैसा कंडक्ट दिखाया, कैसा आचरण दिखाया, ये न्यायाधीश नोट करेगा। और सीआरपीसी की कौन सी धारा में है? 280। तो आप एविडेंस की धारा 8 के साथ पर कौन पढ़ेंगे? सीआरपीसी की धारा 280। अब आचरण पर आइए। जब भी आप आचरण पढ़िएगा, एक सेक्शन पिछली बार एपीओ में आया था, वह आपका एविडेंस की धारा 50 भी पढ़िएगा, आया था पिछली बार एपीओ में। और कंडक्ट पर हम बता रहे हैं उदाहरण भी। जो इस समय लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, यानी कि आपका बिना विवाह किए हुए आपसी सहमत से कोई पुरुष और स्त्री साथ साथ निवास करते हैं, तो हम उन्हें लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। अगर लंबे समय तक पुरुष स्त्री एक साथ रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की राय है कि उनके कंडक्ट के आधार पर, उनके आचरण के आधार पर ये मान लिया जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि इन्होंने आपस में मैरिज कर लिया है। तो अब भाई आपका कि विवाह इनके बीच हुआ था कि नहीं, इस बारे में ओपिनियन जो एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन उन व्यक्तियों के बारे में लोग जानते हैं, तो अविशेषज्ञ की राय भी सुसंगत होगी किस धारा में? आपका 50 में। तो उदाहरण ऐसे ही पूछा गया था जो हमने बताया, विवाह वाला उदाहरण। और ये उदाहरण स्पष्ट रूप से एविडेंस की किस धारा में है? 50। अब आ जाइए, बैक हो जाइए थोड़ा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में, कि इम्प्लाइड या विवक्षित प्रपोजल का मतलब क्या हुआ। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल तो करता है, लेकिन न तो मुख से बोला है और न ही आपका लिख कर दिया है, तो यह प्रपोजल इम्प्लाइड प्रपोजल कहा जाता है। जैसे जैसे उदाहरण देखिए, आपका सबसे अच्छा उदाहरण बस है। एक बस यात्रियों के लिए चलाई जा रही है, एक व्यक्ति बस में चढ़ा, तो बस में चढ़ा तो कुछ यात्री बोलता नहीं है, सतर्क रहिए। न तो वह बोलता है और न ही मैं बता दूं आपका
कि वह लिख कर देता है कि हम किराया देंगे, लेकिन उसका कंडक्ट बता रहा है, उसका आचरण बता रहा है कि जब वह बस में चढ़ा है तो वह प्रपोजल करता है, अभिव्यक्त रूप से नहीं, किस रूप में? कंडक्ट क्या करता है कि हम किराया देंगे। तो आपका यानी कि अच्छा उदाहरण आपका मिला कि बस में जो व्यक्ति यात्री के रूप में चढ़ता है उसका आचरण ये बताता है कि वह किराया देने का प्रपोजल किया है, और ये प्रपोजल एक्सप्रेस नहीं होगा, कैसा होगा? इम्प्लाइड। आगे और अगला ये स्पेसिफिक आपका प्रपोजल देखा जाए। स्पेसिफिक प्रपोजल क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट या विशेष। इसको और सतर्क होकर समझिए। स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट होता है। विशिष्ट प्रपोजल उस प्रपोजल को कहते हैं जो किसी एक व्यक्ति को या किन्हीं व्यक्तियों के समूह को किया जाता है, यानी कि पूरे संसार को नहीं किया जाता, या तो एक व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को। और उस प्रपोजल को पूरा संसार नहीं स्वीकार कर सकता, केवल कौन स्वीकार कर सकते हैं? जिससे वह प्रपोजल किया गया है वह व्यक्ति ही केवल उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अब दो उदाहरण देखिए तब और अच्छे से आएगा। ए बी से प्रपोजल करता है कि हे बी, मैं 20 किलो चावल 20 रुपया पर केजी के हिसाब से तुम्हें बेचना चाहता हूँ। तो पूछा जाएगा कि एक ऐसा प्रपोजल है, तो एक ऐसा प्रपोजल है आपका विशिष्ट है कि सामान्य है? क्या पूरे विश्व से किया है कि केवल 20 है? तो ये कौन सा प्रपोजल होगा? इस प्रपोजल को केवल और केवल कौन एक्सेप्ट या स्वीकार या प्रतिगृहित कर सकता है? केवल भी। फिर एक बार देखिए, विशिष्ट प्रस्थापना को केवल वह व्यक्ति ही एक्सेप्ट कर सकता है जिस व्यक्ति से वह प्रस्थापना की गई है। अब दूसरा विशिष्ट देखिए, ये व्यक्ति यह प्रपोजल करता है कि मैं 20 किलो चावल 20 रुपया के हिसाब से बेचूंगा, लेकिन केवल वकील वर्ग को बेचूंगा। तो ये जनरल ऑफर हुआ कि स्पेसिफिक? हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे दुनिया को नहीं, समाज को नहीं, बल्कि किसको बेचने की बात की गई है? आपका वकील को। तो इस प्रपोजल को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? केवल वकील वर्ग कर सकता है कि पूरा विश्व? केवल वकील वर्ग। अब अगला जो आपका यही आपका पूछा जाता है ज्यादा, इसी पर कम से कम दो केस तो याद ही करना पड़ेगा। एक कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल स्मोक बाल कंपनी, और दूसरा है आपका लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। अब देखिए जनरल प्रपोजल क्या होता है भाई, इसको समझिए थोड़ा। देखिए आपका जहां तक सामान्य, देखिए इसको क्या क्या नाम देते हैं? लोक प्रस्थापना या पब्लिक प्रपोजल या पब्लिक ऑफर ये भी कहा जाता है। आम जनता को प्रस्थापना या जनरल ऑफर, सामान्य प्रस्थापना या जन साधारण को प्रस्थापना। घबराना नहीं है, लोक आ जाए और जनरल आ जाए तो सब एक ही है, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर होता क्या है, इसे कौन एक्सेप्ट कर सकता है? और यहाँ जो टेक्निकल पॉइंट पूछा जाता है कि एक्सेप्टेंस की सूचना देना आवश्यक है कि नहीं, तो थोड़ा सतर्क रहना है एक एक छोटी छोटी बातों से। यही आपका और फिर एक दो उदाहरण भी हम बताएंगे। माने जनरल ऑफर उस ऑफर को कहते हैं जो आपका आम जनता से की जाती है,
या पूरे विश्व से किया जाता है। माने जो प्रस्तावना, जो प्रपोजल आम जनता से किया जाता है, उस प्रपोजल को हम जनरल ऑफर कहते हैं। ऐसी दशा में आम जनता में से कोई भी व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि आम आदमी में से कोई भी व्यक्ति उस प्रपोजल को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट, कोई रोक टोक नहीं है। जनरल प्रपोजल में कंडीशन लगी रहती है और जो व्यक्ति उस कंडीशन को फुलफिल कर देता है, ये माना जाता है कि उस व्यक्ति ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अगला जो नियम देखना है कि जनरल प्रपोजल, किधर आ जाइए आगे, बैठने इधर इधर बैठ जाइए। थोड़ा आज पहले शुरू हो गया भाई कॉन्टेक्ट क्लास। देखिए, जनरल प्रपोजल में आपको सतर्क कहाँ रहना है कि जनरल प्रपोजल के एक्सेप्टेंस की सूचना देना आवश्यक नहीं होता। यही आपको सतर्क रहना है। लेकिन यहाँ पहले एक बात और बताया जाए, आपका जहाँ तक सामान्य प्रस्तावना या जनरल प्रपोजल की बात है, अगर जनरल प्रपोजल ऐसा है कि केवल एक व्यक्ति ही एक्सेप्ट कर सकता है, एक व्यक्ति ही स्वीकार कर सकता है, तो जैसे ही पहले व्यक्ति ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, अब वह प्रपोजल समाप्त हो जाता है, बना नहीं रहता। क्या हो जाता है? समाप्त। अगर प्रपोजल ऐसा है कि एक से अधिक व्यक्ति स्वीकार कर सकते हैं, तो उतने व्यक्ति जैसे ही स्वीकार करेंगे, वैसे ही प्रपोजल समाप्त हो जाएगा। और अगर प्रपोजल ऐसा है कि पूरा विश्व स्वीकार कर सकता है, तो जितने लोग एक्सेप्ट करेंगे, सबके साथ क्या हो जाएगी? संविदा। फिर एक बार देखिए, जनरल प्रपोजल आम जनता को किया जाता है। आम जनता यानी कि पब्लिक का कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उसमें कंडीशन लगी है, तो जैसे ही कोई व्यक्ति उस कंडीशन को फुलफिल करता है, उस कंडीशन की पूर्ति करता है, वह माना जाएगा कि उस प्रपोजल को, उस प्रस्तावना को वह क्या कर लिया है, एक्सेप्ट। अगर प्रपोजल ऐसा है कि केवल एक व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है, तो जैसे ही पहला व्यक्ति एक्सेप्ट किया, प्रपोजल अब समाप्त हो गया। जो अति महत्वपूर्ण चीज है कि जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस या प्रतिग्रहण की सूचना देना आवश्यक नहीं होता। इस पर आपका दो केस लीगल तौर पर देखा जाए और एक आपका उदाहरण साधारण देखा जाए, कई बार बताया गया है। पहले दो केसों पर आइए। और पहला केस आपका लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि लालमन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त का जो सूट है, जो वाद है, वह किस प्रपोजल से है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? जनरल या पब्लिक ऑफर या लोक प्रस्थापना या साधारण प्रस्थापना। देखिए, आपका ए का भतीजा भूल जाता है। ए का क्या भूल गया? भतीजा। ए ने ये घोषणा की, प्रपोजल किया कि जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा, मैं उसे 501 रुपया इनाम दूंगा। थोड़ा शब्द को पकड़िए। जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा, तो तुरंत पॉइंट पकड़ना है कि ये जो प्रपोजल किया गया है,
ये किसके लिए किया गया है? पूरे समाज के लिए कि एक व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए? तो आपका कौन सी प्रस्थापना मानी जाएगी? सामान्य बिहार में भी आया था। अब आइए, प्रपोजल किस नेचर का है ये अब देखिए। इस प्रपोजल को कितने लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितने लोग प्रतिगृहित कर सकते हैं, कितने लोग स्वीकार कर सकते हैं? भाई पूरे समाज से प्रपोजल कर दिया गया, लेकिन दिमाग में अब ये बैठाना है कि प्रपोजल का नेचर क्या है, कितने लोग स्वीकार कर सकते हैं। एक, भाई कोई एक व्यक्ति उसके भतीजे को खोजकर उसके यहाँ पहुंचा दिया, तो कितने लोग एक्सेप्ट किए? एक। यानी कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने उसके भतीजे को खोजा, वैसे ही वह प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम आपके भतीजे को पा लिए हैं, इसकी सूचना मालिक को देना या जिसका भतीजा खोया था, क्या उसको देना आवश्यक है कि नहीं? नहीं। फिर एक बार समझिए, टेक्निकल क्वेश्चन है ये। मान लीजिए बी ने भतीजे को खोज लिया, तो ए ने जो भतीजे को खोजने का प्रपोजल किया था, क्योंकि अब एक व्यक्ति भतीजा को खोज चुका है, तो उसी क्षण अब वह प्रस्थापना समाप्त हो गई, क्योंकि उस प्रपोजल का प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस केवल एक व्यक्ति कर सकता था, और किसने कर लिया? बी ने। भाई नेचर हम बता रहे हैं, सभी नहीं कर सकते, एक ने खोल लिया तो खत्म बात। अब अगला क्वेश्चन, क्या बी ए को सूचना दे कि हमने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो पब्लिक ऑफर में या लोक प्रस्थापना में या जनरल प्रपोजल में एक्सेप्टेंस की नोटिस या एक्सेप्टेंस की सूचना देना आवश्यक नहीं होता। यानी कि बी अगर ए को सूचना नहीं देता और भतीजे को खोज कर किसके पास ला देता है? ए के पास, तो ये माना जाएगा कि इस उदाहरण में बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के बाद में मामला ये फंसा था कि क्या प्रपोजल एक्सेप्ट करने के पूर्व, यानी कि प्रस्ताव स्वीकार करने के पूर्व, क्या बी के नॉलेज में वह प्रस्ताव होना चाहिए कि नहीं? तो बताइए, तो क्या बताया गया था? पहले प्रपोजल का क्या हो? नॉलेज, ज्ञान हो, और उसके बाद आपका इस प्रपोजल को कौन स्वीकार करे? बी। अगर बिना प्रपोजल के नॉलेज के उस प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या ये वैध संविदा मानी जाएगी कि नहीं? नहीं। ये पहला ऐसा हमने उदाहरण बताया जहां प्रपोजल जनरल प्रपोजल था, लेकिन स्वीकार सभी नहीं कर सकते थे। कितने लोग कर सकते थे? एक। और जैसे वो स्वीकार किया, प्रपोजल अब क्या हुआ? समाप्त। दूसरा के देखे जो पूछा जाता है, इसमें थोड़ा भिन्न नियम आएगा। कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। फिर एक बार देखें, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। इस केस में देखिए क्या हुआ था। जो ये कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी है, इसने एक दवा बनाई थी, ध्यान में रखिएगा, एक दवा बनाई थी, और वह बुखार की बनाई थी। एनुफ्लुंजुआ की दवा, बुखार होता है जैसे कि आपका कोरोना में हो रहा था, तो कोरोना से भी जोड़ सकते हैं। अगर कोई कम बाद में जोड़ा जाएगा, पहले केस बताया जाए, तब आपका इस वर्तमान समय में जोड़ा जाए। इस केस में कंपनी ने एक मेडिसिन या दवा बनाई और ये कहा कि जो व्यक्ति इस दवा को खाएगा और खाने के बाद अगर उसे एनुफ्लुंजुआ, यानी कि
आपका बुखार हो जाता है तो कंपनी उसे 100 पॉइंट देगी। कितने पॉइंट देगी? और इसके लिए कंपनी ने आपका 1000 पाउंड बैंक में जमा कर रखा है। फिर एक बार समझिए, जिसको अगर कोई दवा खाए और उसके बावजूद भी क्या हो जाए, बुखार, तो कंपनी उसको कितना देगी? 100 रुपया, क्योंकि दवा असर नहीं की। और इसके लिए कंपनी ने 1000 रुपया बैंक में पहले से क्या कर रखा है? जमा। जैसे कि कोरोना के भी खूब लोग दवा बनाए थे। कई लोग अपना कह सकते हैं कि आपका 50-50 रुपया में और बालू भर कर भेज दिए कि गला में लटका रही है। यानी कि जो फर्जी वाला थे वह आपका बालू और थोड़ा सेंट मार देते थे और कहते थे कोरोना की दवा है, कोरोना पटा 5 रुपया का लगा देते थे और कहते थे ले जाइए। और लोग देखा देखी मरता क्या न करता। 50-50 रुपया यानी कि 10 रुपया का सामान कितने में बिक गया? 50। तो यही लूट मार मची है, जितना लूट सको तो लूट लो। और देख ही रहे हैं भारत के पड़ोसी वैसे भी परेशान है। आपका उधर श्रीलंका परेशान है, इधर पाकिस्तान परेशान है। यानी कि भारत के भी आसपास हालात उतने अच्छे नहीं हैं। और जहाँ जहाँ चीन ने दखल दिया वहाँ वहाँ क्या हुआ? नेस्तनाबूद ही होता जा रहा है। भाई ये लोग आपका चीन पर ज्यादा विश्वास करते हैं, भारत पर कम। लेकिन मैं बता दूं, जब आपदा आती है तो पहला जो रसद बेचता है भारत ही बेचता है। तेल भेजा, अनाज भेजा, चीन ने एक दाना भी नहीं दिया श्रीलंका को। चीन का उद्देश्य है कि हमारा राज कायम रहे, छल बल कर सबको कर्जा दे दें ताकि हमारे खिलाफ कोई बोले। तो बहुत ज्यादा कर्जा बांटा है चीन, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम देशों को। और उसी के कारण दबाए रहता है, जैसे ही कुछ बोलेंगे हमारा कर्जा वापस करो। तो आगे बढ़िए, वो तो अलग बात है। अब ये कार्लिल महिला थी, उसने ये दवा खाई। अब दवा खाने के बाद उसको बुखार हो गया तो वह कंपनी के खिलाफ चली गई, मुकदमा कर दी और कहा कि कंपनी ने मैंने कहा था कि जो भी व्यक्ति दवा खाने के बाद बीमार पड़ेगा तो मैं उसे 100 रुपया पाउंड इनाम दूंगी, मैंने उसका मुआवजा दूंगी। अतः ऐसी दशा में मुझे 100 रुपया क्या किया जाए? दिलवाया जाए। अब देखिए कंपनी अपना क्या क्या तर्क ले रही थी डिफेंस में, वो देखना है। पहला तर्क कंपनी ये ली कि जब ये कार्लिल दवा खा रही थी तो हमें तो कम्युनिकेट ही नहीं की, हमें तो सूचना ही नहीं दी कि मैं दवा खा रही हूँ। अतः मेरे प्रपोजल को इन्होंने एक्सेप्ट तो किया लेकिन एक्सेप्टेंस की नोटिस नहीं दी, हमें जानकारी नहीं दी। तो एक एक तर्क को काटना है। कार्लिन ने कहा कि हजूर ये दवा निकाले हैं, अगर करोड़ों लोग इनकी दवा खा रहे हैं तो क्या करोड़ों लोग कंपनी को लेटर भेजें कि हम आपकी दवा खा रहे हैं? तो पहला तर्क का उत्तर कोर्ट ने दिया कि चूंकि ये प्रपोजल पब्लिक ऑफर है अतः प्रतिग्रहण की सूचना देना आवश्यक नहीं है। पहला नियम आया कि एक्सेप्टेंस की नोटिस देना आवश्यक नहीं है। दूसरा तर्क देखिए क्या आया। दूसरा तर्क कंपनी ने ये कहा कि ये वाइजरिंग एग्रीमेंट है, यानी कि बाजी करार है। बाजी करार का मतलब कि ये भाग्य पर आधारित है। तो आपका कार्लिल कह रही थी कि आपका जब भाग्य पर आधारित है तो आपने क्यों ये कहा कि 1000 पाउंड मैं बैंक में जमा किया हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंटेंशन ये था कि अगर कोई व्यक्ति दवा खाने के बाद भी बीमार पड़ जाए तो मैं पैसा दूंगी, क्योंकि आपने ये लिखा है अपने मैंने प्रॉस्पेक्टस में कि इसके लिए हम गारंटी के तौर पर 1000 रुपया क्या कर रहे हैं?
फिर ये भी कहा गया कंपनी द्वारा कि हम दवा की बिक्री की बढ़ोतरी के लिए सब कर रहे हैं। तो फिर कोर्ट ने कहा कि दवा की बढ़ोतरी करिए, लेकिन ये लिखने की क्या आवश्यकता है कि 1,000 रुपया मैं सियोटी के तौर पे, गारंटी के तौर पर कहाँ रखा हूँ? बैंक में। अतः आपका इरादा ये था, इंटेंशन ये था कि जो भी व्यक्ति मेडिसिन खाएगा और बीमार पड़ेगा तो आप 100 पाउंड क्या करेंगे, उसे 100 पाउंड देंगे। यानी कि कार्ल जीती और 100 पाउंड क्या की, पाली। तो इसको कोरोना से जोड़ लेना है। कोरोना में भी बाबा रामदेव और तमाम आपके लोगों ने और तमाम डॉक्टरों ने फर्जी दवा निकाली। यानी कि जो तंत्र मंत्र वाले हैं, जड़ी बूटी वाले हैं, उनका भी खूब धंधा फला फूला। समझ रहे हैं ना जड़ी बूटी? हाँ भाई, न है तो बता दीजिएगा, जो लोग नए हैं कम से कम एक बार बता देंगे ये जड़ी बूटी किस चिड़िया का नाम है। तो आपका चिड़िया नहीं भाई, जड़ी बूटी बहुत ताकतवर होती है। और आपका जड़ी बूटी के चक्कर में कहाँ कहाँ लोग घूमते हैं, जंगलों का खाक छान जाते हैं। देखिए, आपका एनोकोंडा फिल्म भी देख सकते हैं कि वहीं जड़ी बूटी के चक्कर में सब क्या कर रहे हैं, जान गंवा दे रहे हैं। तो अलग बात है। यानी कि आपका मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, यह दवा निकाला और ये कहा कि अगर इस दवा को खाने के बाद किसी को कोरोना हो जाए, हम उसे 100 पॉइंट देंगे। तो वसूला जा सकता है, ये नहीं कि फर्जी आप विज्ञापन कर रहे हैं। तो बाबा राम मैंने कोई बाबा रामदेव भी दवा निकाले आपका, लेकिन कोई ये नहीं कहा। सरकार भी आपका वैक्सीन लगवा रही, मैंने लगा रही है लोगों को, लेकिन सरकार ने कभी यह दावा नहीं किया कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नहीं होगा। होगा, लेकिन उसका थोड़ा इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना नहीं होगा। अब फिर चीन और कई देशों में आपका बड़ी तेजी से आपका बढ़ोतरी हुई है। अब भारत में क्या होगा, तो न भारत में जांच होगी न कोरोना बढ़ेगा। भाई उसका उपाय है कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, तो लोगों को जांच ही न करिए। भाई जांच कम होगी तो कोरोना क्या आएगा, कम। तो आगे बढ़ा जाए। आपका तीसरा, आपका पब्लिक ऑफर या जनरल ऑफर पर जो आप पढ़ सकते हैं, कई बार मैं उदाहरण बताया हूँ, वो देखिए। आपका मगरमच्छ वाला उदाहरण बताया हूँ, वो भी जनरल ऑफर पर ही है। एक व्यक्ति है और वह पूरे जनता को ऑफर करता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आए और ये मगरमच्छ से भरे तालाब को तैरकर अगर पार कर जाता है तो मैं उसे 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। तो ये प्रपोजल कैसा प्रपोजल है? एक व्यक्ति को किया गया कि सभी को? लेकिन संविदा किससे होगी? जो नहीं, कोई भी व्यक्ति आया, हो सकता है 10 लोग भाई कूद जाए, तो 10 को 5-5 लाख देना पड़ेगा। तो अगर एक व्यक्ति भी आपका कूद गया, हो सकता है एक व्यक्ति कूदे, अब समाज का सभी लोग, लेकिन पहला व्यक्ति जो कूदेगा ये लिख सकता है कि हम ये ऑफर पूरी दुनिया से कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफर केवल वही एक्सेप्ट कर सकता है जो पहला व्यक्ति हो और जो कूद कर मगरमच्छ से भरे तालाब को या टैंक को क्या करे। ये हो सकता है, क्योंकि 20 लोग कूद गए तब क्या होगा, तो 20 5 100 यानी कि 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। तब तो ऐसे चूना लग जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये बताया गया कि आपका जनरल ऑफर होता क्या है, और दो केस कम से कम याद रखना है। आपका लाल मन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, और दूसरा कौन सा है आपका, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। पिछली बार आपका उदाहरण पूछा, इसके पहले भी आपका पूछा गया था बिहार में केस कार्लिल वाला। इसके बाद आइए क्रॉस प्रपोजल देखा जाए। क्रॉस प्रपोजल, क्रॉस भाई चिन्ह बना लेना है, क्रॉस का चिन्ह नहीं बनाना है भाई, हम बता रहे हैं।
जब भी आप क्रॉस प्रपोजल पढ़िए, यानी कि आपका कह सकते हैं क्रॉस प्रपोजल क्या होता है। काउंटर नहीं, काउंटर में नहीं बता रहा हूँ, ये क्रॉस प्रपोजल है, ध्यान समझिए। आपका क्रॉस जब भी पढ़ेंगे तो आपका इसको कोरिलेट करके पढ़ना भी है, लिखना भी है। एक सीआरपीसी से कोरिलेट करना है और एक आपका सीपीसी से, यानी कि क्रॉस एफआईआर और क्रॉस सूट और क्रॉस आपका कह सकते हैं कि प्रपोजल, तीन एंगल से देखा जाएगा। और जहां क्रॉस का चिन्ह बन जाता है वहां मानकर चलिए कि डेंजर, यानी कि क्या है, खतरा, खतरे का चिन्ह है ये। तो पहले क्रॉस प्रपोजल को दो लाइन में समझिए। जब दो पक्षकार समान शर्तों वाली प्रपोजल को डाक द्वारा भेजते हैं और वह प्रपोजल एक समय में ही एक दूसरे को डाक में पार करता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, पहले उदाहरण समझिए भाई, क्योंकि ए और बी है। ए के पास मान लीजिए ये मकान है। ए बी से प्रपोजल करता है कि मैं ये मकान 10 लाख रुपया में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, और अपना लेटर कहाँ डाल दिया, डाक में। केवल डाक के मामले में लागू होगा। बी भी आपका ये प्रपोजल करता है कि हे ए, मैं 10 लाख रुपया में तुम्हारा मकान खरीदना चाहता हूँ, और बी भी अपनी ओर से लेटर कहाँ डाल दिया, डाक में। यानी कि जब समान शर्तों वाली प्रस्थापना, समान शर्तें हैं, ये भी बेचने में कितने में तैयार हैं, 10 लाख, ये भी खरीदने का कितना प्रपोजल किया है, 10 लाख। अलग न करिएगा, 9 लाख 10 लाख नहीं, शर्तें समान होनी चाहिए। तो ये भी कितना में प्रपोजल कर रहा है बेचने का, 10 लाख, और बी कितना में कर रहा है खरीदने का, 10 लाख। दोनों दोनों ने अपने अपने प्रपोजल कहाँ किस माध्यम से भेजे हों, ये भी महत्वपूर्ण है। डाक के माध्यम से, पत्र के, डाक के माध्यम से, दूसरे माध्यम नहीं। और ये जो ए का लेटर है और बी का लेटर है, ये डाक में एक दूसरे को क्या करता है, पार करता है, क्रॉस करता है। तो ऐसी दशा में क्या करार का निर्माण होगा कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से केवल क्या आए हैं, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस नहीं। यानी कि चूंकि तर्क देखिए, क्योंकि दोनों तरफ से केवल और केवल प्रपोजल आया है, केवल प्रस्थापना आई है, अतः ऐसी दशा में आपका किसी भी करार का निर्माण ऐसे मामलों में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तर्क देना रहे तो दोनों तरफ से केवल क्या आया है, ए ने भी प्रपोजल किया है अपनी ओर से, और किसने किया, यानी कि एक्सेप्टेंस का क्या है, अभाव। लेकिन फिर सतर्क रहिए, शर्तें क्या हो, समान, और एक साथ डाक में ही ये लेटर एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस, यानी कि पार करते हैं। इधर से भी लेटर भेजा गया है डाक द्वारा, उधर से भी। अब आता है क्रॉस एफआईआर और क्रॉस आपका सूट। तो क्रॉस एफआईआर का वर्णन आपका 154 में ही है, लेकिन जो क्रॉस सूट कहा जाता है, यानी कि मुकदमे के बदले में मुकदमे कहा जाता है, वह शुद्ध रूप से आदेश 8 के रूल 6A में है, काउंटर क्लेम। यानी कि अगर आपका पूछा जाए कि आपका क्रॉस एफआईआर किस सेक्शन के तहत होता है, तो एफआईआर के लिए एक ही सेक्शन है, केवल आपका 154 सीआरपीसी। तो चाहे दोनों पार्टी एफआईआर करे या एक पार्टी, तो क्रॉस एफआईआर कब होगा, जब दोनों पार्टी करती हैं।
क्रॉस एफआईआर कब होगा? जब एक पार्टी करे कि दोनों, यानी कि ए ने भी बी के खिलाफ एफआईआर की और बी ने भी किसके खिलाफ, ए के। तो किस सेक्शन के तहत किया जाएगा दोनों द्वारा एफआईआर? केवल एक ही सेक्शन अप्लाई होगा, किसमें? 154। अब क्रॉस सूट आ जाइए। ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया, आपका मुकदमा दायर किया, तो बी भी जब WS दायर कर रहा था, अभी बताना है CPC में, जब लिखित कथन दायर कर रहा था तो उसी समय वह काउंटर क्लेम दायर कर दिया, प्रति दावा कर दिया। और जो प्रति दावा होता है वह शुद्ध रूप से एक नया सूट माना जाता है सिविल मामलों में, यानी कि काउंटर क्लेम शुद्ध रूप से क्या माना जाता है? नया सूट। और किसमें दिया गया है? ऑर्डर 8 के रूल 6A। काउंटर क्लेम यहाँ है भाई, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, फिर TPA चलेगी। आपका TPA चले